हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आने की एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना ठक्कर। और आज जो है हम एक गेस्ट पेपर डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी का, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का, जो कि आपको समझ लेना है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज जीएसटी, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी, ऑल्सो डिस्कस द, जो भी इसके बारे में बताया गया आप लोगों से डिस्कस कर रहे हैं कि जीएसटी एक्चुअल में क्या है, व्हाट इज जीएसटी। तो द गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज अ यूनिफाइड टैक्स regime introduced in India to simplify the indirect taxation system. It replaced multiple taxes. यानी जो हमारा जीएसटी है जब वो आया तो उसने काफी सारे मल्टीपल टैक्सेस को हटा दिया। ठीक है। सो दैट यहाँ पे बताया गया कि सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट सच एज सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स एंड वैल्यू एडेड टैक्स, वैट विच हैज अ सिंगल टैक्स। आज हम सिंगल टैक्स की बात करते हैं, वन नेशन वन टैक्स। स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी की बात करें तो जीएसटी स्ट्रक्चर इंडिया हैज अ 4 टायर सिस्टम में कंसीडर होता है। इसके कुछ स्लैब रेट्स हैं। 0% में काउंट होते हैं एसेंशियल आइटम, जैसे कि फ्रेश फ्रूट्स वगैरह, जो हम लोग फ्रूट्स खाते हैं, ठीक है, या मिल्क हो गया, ब्रेड हो गया। सर्टेन एक्सपोर्ट आर एग्जाम फ्रॉम जीएसटी, जो कि जीएसटी से एग्जाम्ड है। ठीक है, यानी कि इसमें कोई टैक्स नहीं लगता, 0% है। 5% किसका है, लोअर रेट टैक्स स्लैब जो इसे हम बोलते हैं, एप्लीकेबल होता है वो हमारी उस कमोडिटी पे, यानी उन वस्तुओं पे, लाइक फुटवेयर हो गया, ठीक है, जूते चप्पल अंडर 500, क्लोथिंग अंडर 1000, पैक फूड आइटम एंड ब्रांडेड पनीर, इन सब चीजों पे हमारा 5% कंसीडर होता है। एंड 12% जो आता है वो स्टैंडर्ड रेट एप्लीकेबल टू गुड्स लाइक बटर, चीज, फ्रोजन मीट्स, प्रोडक्ट, फ्रूट जूसेस, ये 12% इसमें काउंट होता है हमारा जीएसटी। 18% किस पे लगता है, स्टैंडर्ड रेट एप्लीकेबल टू गुड्स लाइक पेस्ट्रीज, पास्ता, केक, हेयर ड्रायर्स, टेलीकॉम सर्विसेज, ये सारी चीजें आ जाती हैं। 28% किस पे लगता है, हायर रेट एप्लीकेबल होता है, ये बहुत हायर होता है, ये लग्जरी आइटम पे लगता है, जैसे वॉशिंग मशीन है, सीमेंट है, ऑटोमोबाइल्स है, आपकी जो गाड़ियां हैं, मर्सिडीज है, ऑडी है, इन तरीके की जो लग्जरी, जो हमारी ब्रांडेड जो चीजें होती हैं, उन पे ये 28% लगाया जाता है। एंड साथ ही साथ जैसे हमारी रोलेक्स की वॉचेस हैं, ये सारी चीजों पे जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, लग्जरी आइटम होती हैं, उन पे 28% लगता है। नेक्स्ट आता है जीएसटी स्ट्रक्चर ऑल्सो इंक्लूड्स, 3 तरीके का स्ट्रक्चर इसके अंदर देखा गया है। तो सबसे पहले बात करें सेंट्रल की, तो जीएसटी, सीजीएसटी, टैक्स लिव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और इंट्रा स्टेट सप्लाई, जो हमारी इंट्रा स्टेट होती है उस पर हमारा जीएसटी जो है यानी सीजीएसटी लगता है। एंड एसजीएसटी भी जो हमारा इंट्रा स्टेट होता है, यानी कि बताया गया है कि स्टेट के अंदर अंदर है तो ये दोनों लगते हैं। इफ अगर हमारे स्टेट के बाहर कोई ट्रांजेक्शन हो रही है, यानी कि इंटर स्टेट हो रही है सप्लाई, तो उसमें आईजीएसटी लग जाता है। यूटी जीएसटी क्या है, यूनियन टेरिटरी जीएसटी जिसे हम बोलते हैं, टैक्स लिव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन सप्लाई विद इन यूनियन टेरिटरी। विद इन यूटी है तो आपका यूटी जीएसटी लग जाता है। रैशनैलिटी ऑफ जीएसटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ बताया गया है। सिंप्लीफाइड टैक्सेशन है, यानी जीएसटी ने रिप्लेस किया है, मल्टीपल टैक्सेस को हटाया है और ये जीएसटी आ गया था। इससे क्या हुआ, हमारी कम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हुई है, ठीक है, बर्डन कम हो गया है। रेड्यूस कास्काडिंग इफेक्ट में आता है। जीएसटी अलाउ इनपुट टैक्स क्रेडिट, प्रिवेंटिंग टैक्स ऑन टैक्स एंड रिड्यूसिंग द ओवरऑल टैक्स बर्डन। जो हमारा ओवरऑल टैक्स बर्डन था वो भी रिड्यूस हुआ है जीएसटी के आने से, और जो टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स पे टैक्स जो लगता था उससे भी बर्डन कम हो गया। एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई है। वो कैसे हुई है, जीएसटी स्ट्रीमलाइनेस टैक्स कलेक्शन एंड रिड्यूस टैक्स इवेशन, है ना। इकोनॉमिक ग्रोथ भी प्रमोट हुई है जीएसटी के आने से। जीएसटी क्रिएट करता है यूनिफाइड मार्केट को, प्रमोट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, क्योंकि जितने ज्यादा 17 टैक्सेस थे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, जिसको हटा के जीएसटी आया है, एंड 2017 में ये आ चुका था और आज 2025 चल रहा है, तो काफी सारी चीजें हैं। और इसमें जो जीएसटी है स्लैब वाइज लगता रहता है, और अभी मैंने बताया वो आप अपने एग्जाम में बना करके लिख सकते हो, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी भी इंप्रूव हुई है, जीएसटी ने प्रोवाइड अ ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल टैक्सेबल सिस्टम, यानी कि जवाबदेही है हमारा सिस्टम। जवाबदेही है क्योंकि स्लैब बिल्कुल क्लियर है कि इस कैटेगरी में आते हैं, लग्जरी आइटम आती है तो इतना लगेगा, नॉर्मल अगर हमारा कोई प्रोडक्ट है तो उस पर उतना लगेगा, 0% है तो नेसेसरी प्रोडक्ट पे कोई भी जीएसटी नहीं एप्लीकेबल होगा। और जैसे पहले क्या हुआ करता था, जीएसटी के जितने भी टैक्सेस हुआ करते थे, बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे हुआ करते थे, तो उसमें कंफ्यूजन्स रहती थी, टैक्स ऑन टैक्स चला जाता था, काफी सारे बर्डन्स होते थे, अकाउंटेबिलिटी कम थी, ट्रांसपेरेंसी कम थी। अब वो सारी चीजें खत्म होके यहाँ पर सारी चीजें क्लियर कट हो गई हैं, ट्रांसपेरेंसी भी है, अकाउंटेबल भी है हर चीज को लेके। एंड द जीएसटी स्ट्रक्चर इज डिजाइन टू एंश्योर दैट एसेंशियल गुड्स एंड सर्विस आर टैक्स एट अ लोअर रेट while luxury goods and services are taxed at a higher rate। इन्होंने बताया कि जो जीएसटी का स्ट्रक्चर है बहुत ही क्लियर कट डिजाइन है, और
ये हमारी गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, क्योंकि आप देख सकते हो जो हमारे गुड्स हैं, जो भी हमारी कमोडिटी है, उस पे सब पे लगता है, क्योंकि हमारे जो गवर्नमेंट है उसको अगर अपना जो भी आगे करिकुलम चलाना है तो पैसे तो चाहिए, और वो हमारे यहीं से उनके बनते हैं कि गुड्स पे सर्विस पे जितने जितने वो टैक्स ले सकते हैं वो लेते हैं। एंड बताया गया है कि जो हमारी एसेंशियल आइटम है उस पे बहुत ही कम रेट है जीएसटी का, और जो लग्जरी आइटम है जिसके पास काफी ज्यादा पैसा होता है, तो अब वही रोलेक्स की वॉचेस वगैरह खरीदेगा या फिर वो अपनी कुछ अच्छी अच्छी गाड़ियां खरीदेगा, तो उस पे हायर रेट्स लगाए गए हैं। दिस अप्रोच एम टू रिड्यूस द टैक्स बर्डन ऑन द कॉमन पीपल एंड इंक्रीज द टैक्स रेवेन्यू फ्रॉम लग्जरी गुड्स एंड सर्विस। वही मतलब आ गया कि वो एक्चुअल में ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे टैक्स का जो बर्डन है ना, वो जो मकसद है वो कॉमन पीपल को कम करना है, और जो अमीर लोग हैं जो लग्जरी गुड्स एंड सर्विसेज लेना चाहते हैं उस पर टैक्स जो है वो थोड़ा ज्यादा है। ऐसे इस तरीके के डायग्राम्स वगैरह बना के शीट्स को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट आर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी एंड आल्सो एक्सप्लेन अमाउंट प्रॉफिट अर्निंग अंडर जीएसटी। एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी की अगर बात करें, द गुड्स एंड द सर्विस टैक्स जीएसटी अप्लाई टू मोस्ट गुड्स एंड सर्विस इन इंडिया इंक्लूडिंग गुड्स। गुड्स में क्या क्या आता है, आपकी टेंजिबल गुड्स आते हैं जैसे कि फूड हो गया, क्लोथिंग, इलेक्ट्रॉनिक, मोर एक्सेट्रा। सर्विसेज में जो कि इंटेंजिबल है, जो दिखाई नहीं देती, जैसे कि कंसल्टिंग है, आप किसी से भी कंसल्ट कर रहे हो, डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हो, या फिर आप किसी भी चीज के रिगार्डिंग आप कंसल्ट कर रहे हो तो आप उसको पैसे दोगे सर्विस के, ठीक है। सो उसमें भी आपका जीएसटी जो है लगेगा। हेल्थ केयर, एजुकेशन, फाइनेंशियल सर्विसेज, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। हु नीड्स टू रजिस्टर्ड फॉर जीएसटी, जीएसटी में किसको रजिस्टर्ड करना होता है। सो रजिस्ट्रेशन आप देखते हो, इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप अपने एग्जाम में ये जरूर लिख कर आना कि लाइक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में आजकल सबसे ज्यादा जीएसटी चाहिए होता है, और किसमें ज्यादा जरूरी नहीं है उसका भी एग्जाम्पल दे देती हूँ, बना करके लिखाना। सो बेसिकली ई कॉमर्स के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, लाइक आपका मैं बात करूँ अमेजोन का, फ्लिपकार्ट का, मिंत्रा का, इन सब पे भी अगर आपको एज अ सेलर काम करना है, कुछ सामान बेचना है, तो आपको ना सबसे पहले जीएसटी नंबर अप्लाई करना होता है, क्योंकि विदाउट एनी जीएसटी आप यहाँ पे एज अ सेलर जो है सामान नहीं बेच सकते। बट मीशो एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें आप विदाउट एनी जीएसटी नंबर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो बहुत सारे लोग हैं जिनकी फैमिली मेंबर जो है मीशो पे काम कर रहे हैं, तो उनको ये चीज की नॉलेज होगी, बट जो नहीं करे उनको मैं बता रही हूँ, ये एग्जांपल्स आप अपने एग्जाम में जरूर लिखना, ठीक है। तो मीशो में क्या होता है कि आप अपने स्टेट में करोगे तो जीएसटी नहीं चाहिए, अगर अपने स्टेट से बाहर अगर आपको कोई भी चीज सप्लाई करनी है तो जीएसटी चाहिए, ठीक है। सो हु नीड्स टू रजिस्टर फॉर जीएसटी, रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड बिजनेस विद टर्नओवर अबव 20 लाख। अगर आपका बिजनेस की टर्नओवर 20 लाख से अबव है तो आपको यहाँ पे बिजनेसेस विद एनुअल टर्नओवर अबव 20 लाख, ठीक है। 10 लाख फॉर द स्पेशल कैटेगरी स्टेट नीड्स टू रजिस्टर फॉर जीएसटी, उसको जीएसटी में रजिस्टर करना होगा। इंटर स्टेट सप्लाई जो है बिजनेस मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाई नीड्स टू रजिस्टर फॉर जीएसटी रिगार्डलेस ऑफ टर्नओवर। ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं, जैसे कि ई कॉमर्स ऑपरेटर नीड्स टू रजिस्टर फॉर जीएसटी इवन। सो बेसिकली मैं वही समझा रही थी कि जितने भी आपके ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें आपको चाहिए ही चाहिए जीएसटी। एंड अगर आप लोगों की 20 लाख से ज्यादा अगर टर्नओवर है तो भी आपको यहाँ पे रजिस्टर करना होगा जीएसटी के अंदर, ठीक है। और 10 लाख है स्पेशल कैटेगरी के जो स्टेट्स आते हैं उसमें आता है। जीएसटी के रेट्स एंड स्लैब्स मैंने ऑलरेडी अभी डिस्कस कर लिए थे आपसे। प्रॉफिट अर्निंग जीएसटी में क्या आता है, जीएसटी कैन इम्पैक्ट प्रॉफिट अर्निंग इन सर्वर वेज। रेड्यूस टैक्स बर्डन, ये आपके टैक्स के बर्डन को कम करता है। जीएसटी एलिमिनेट्स कास्केडिंग टैक्सेस, ठीक है। इंक्रीज एफिशिएंसी, ये आपको बढ़ाता है, आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाता है। कंसिडरेशन की बात करें बिजनेसेस के अंदर टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट अर्निंग अंडर जीएसटी। आप देखो ना, कोई भी जो दुकानदार है या फिर कोई आपका लाइक बर्गर किंग है या फिर कोई भी ब्रांड है, जो भी आप सामान को कंज्यूम कर रहे हैं, कोई सर्विस ले रहे हैं, आपको जीएसटी देना पड़ता है, ठीक है। यानी गवर्नमेंट के पास तो टैक्स जाएगा ही जाएगा, चाहे वो कैसे भी जाए, ठीक है। तो आपने जो है बर्गर किंग को दे दिया, लेट सपोज बर्गर किंग ने सारे कस्टमर से इकट्ठा करके फिर जीएसटी जो नंबर उसने लिया हुआ है तो वो इकट्ठा करके अपनी रिटर्न फाइल करेगा और गवर्नमेंट को टैक्स देगा। की कंसिडरेशन होता है बेसिकली। सो यहाँ पे बताया गया टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट अर्निंग अंडर जीएसटी बिजनेसेस शुड अंडरस्टैंड जीएसटी रेट स्लैब्स एंश्योर एक्यूरेट क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू मिनिमाइज टैक्स लायबिलिटी। क्लेम्स इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसमें क्या होता है कि हम अपने जो आईटीसी है यानी कि क्लेम कर सकते हैं आईटीसी टू रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी, इंप्रूव कैश फ्लो, ठीक है। तो इससे हमारा कैश फ्लो भी होता है, इंप्रूव होता है। ऑप्टिमाइज सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है, जैसे कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो कॉस्ट को रिड्यूस करता है। इसमें आप ये भी एग्जांपल्स लिख सकते हो, जैसे लेट सपोज अगर आपके पास जीएसटी नंबर है,
ठीक है, और आपने कोई भी आईफोन या कुछ भी बाय करा है, तो आप अपने जीएसटी नंबर से वो वाला जो टैक्स आपने जो फ़ोन को खरीदते वक़्त या फिर कोई भी सामान खरीदते वक़्त जो जीएसटी पे किया था, वो आप बाद में क्लेम कर सकते हैं अगर आपके पास जीएसटी है तो। ठीक है, तो आईटीसी का कॉन्सेप्ट भी मैंने वीडियोज़ में समझा रखा है ऑलरेडी। मॉनिटर जीएसटी कंप्लायंस, इंश्योर टाइमली एंड एक्यूरेट जीएसटी रिटर्न टू अवॉइड पेनल्टीज। ठीक है, तो बेसिकली जीएसटी के जो रिटर्न्स होते हैं वो हमें टाइमली भरने होते हैं सो दैट हमारी पेनल्टी से हम बच सकें। इसमें कुछ ये भी पॉइंट्स आते हैं कि अगर आपसे पेपर में पूछ लेता है कि घुमा करके मैं एक्स्ट्रा कुछ बता रही हूँ आप लोगों को कि अगर आप लोगों ने जीएसटी नंबर ले लिया है और उसके बाद अगर आप अपनी रिटर्न फाइल नहीं करते हैं टाइमली तो पेनल्टीज लगती रहती हैं, और अगर आपका कुछ भी ट्रांजेक्शन जो है वो ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा तो आप नील की भरें बट स्टिल आपको भरना पड़ेगा जीएसटी लिया है तो, जीएसटी नंबर लिया है तो। ठीक है, 16 डिजिट का रहता है जिसके अंदर नंबर एंड अल्फाबेट दोनों रहते हैं। आपने काफी सारी शॉप के बाहर ऊपर लिखा हुआ देखा होगा जीएसटी नंबर वगैरह, तो इस तरीके से रहता है। डिफाइन ऑल द टाइप ऑफ सप्लाई इन जीएसटी। अब हम बात कर लेते हैं सप्लाई के बारे में। तो जितने भी टाइप की सप्लाई होती है जीएसटी के अंदर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। टाइप ऑफ सप्लाई इन जीएसटी इन द गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी regime, supply are the classified into different type based on the nature on the transaction. The main type of supply is intrastate supply, interstate supply, zero rated supply, exempt supply। ये कुछ सप्लाईज है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जो जो मैं समझा रही हूँ एग्जांपल्स आप समझते चलो, वहां पे एग्जाम में बना करके इजीली लिख देना। ठीक है, क्योंकि जीएसटी का सिलेबस पूरा ओवरऑल कराने में बहुत टाइम लग जाता और आप लोगों को भी दिक्कत होती, सो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट टॉपिक समझा दूं मैं, सो दैट आप वहां पे बना के लिख कर आ सको। सो इंट्रास्टेट सप्लाई में आता है, डेफिनेशन है बेसिकली अ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस विद इन अ सेम स्टेट। अगर आपकी सेम स्टेट है, ठीक है, तो आपकी इंट्रा स्टेट मानी जाती है। ठीक है, जिसके अंदर आपकी सीजीएसटी एंड एसजीएसटी चार्ज होता है। ठीक है, इंटर स्टेट सप्लाई में आपकी डेफिनेशन अगर आपको लिखने को आए तो आप ऐसे लिख सकते हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब सप्लाई होती है तो आईजीएसटी होता है। जीरो रेटेड सप्लाई में क्या आता है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और सप्लाईज टू स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन जो आ जाते हैं। जीरो रेटेड सप्लाई से आपको इतना याद रखना है कि जो भी एक्सपोर्ट हो रहा है सामान का या फिर सर्विस का और सप्लाई होती है अगर हमारी स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन में, तो जीरो रेटेड सप्लाई में काउंट होगी। एंड जीरो रेटेड सप्लाई एग्जाम फ्रॉम जीएसटी, वो एग्जाम है, छूट मिली हुई है, इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन बी क्लेम, और आईटीसी हम इसमें क्लेम कर सकते हैं। एग्जाम सप्लाई में आता है आपका सप्लाई दैट आर एग्जाम फ्रॉम जीएसटी सच एज सर्टेन एसेंशियल गुड्स एंड सर्विस, नो जीएसटी इज लिव्ड, नो जीएसटी इज लिव्ड ऑन एग्जाम सप्लाई एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है बेसिकली कैन नॉट बी क्लेम, यहाँ पे आप क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, निल रेटेड नाम से ही क्लियर है, बिल्कुल निल है, फाइड है, यानी कि सप्लाई दैट आर नॉट टैक्सेबल अंडर जीएसटी, जो कि टैक्सेबल नहीं है जीएसटी के अंदर, सच एज अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ठीक है, सो नो जीएसटी इज लिव्ड ऑन निल रेटेड सप्लाई है। ठीक है, उसके बाद आता है कंपोजिट सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई में आता है सप्लाई दैट कंसिस्ट टू और मोर गुड्स, यानी कि सप्लाई किसकी हो रही है, दो या दो से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज की, विच आर नेचुरली बंडल्ड एंड सप्लाई टुगेदर, जो साथ में सप्लाई टुगेदर हो रही है उसे हम कंपोजिट सप्लाई कहते हैं। एंड द टैक्स रेट एप्लीकेबल फॉर द प्रिंसिपल सप्लाई डिटरमाइन द टैक्स रेट एंड द एंटायर कंपोजिट सप्लाई। आपको बस इतना याद रखना है कि जो भी सप्लाई में दो या दो से ज्यादा सर्विसेज आ जाती हैं, नेचुरली बंडल्ड है और सप्लाई टुगेदर, सो दैट उसको हम कंपोजिट सप्लाई बोलेंगे। मिक्स सप्लाई क्या होती है, जिसकी डेफिनेशन हमारे सामने है, सप्लाई दैट कंसिस्ट टू और मोर गुड्स और सर्विसेज विच आर नॉट नेचुरली बंडल्ड, जो कि नेचुरली बंडल्ड नहीं है एंड कैन बी सप्लाई सेपरेटली, और आप इसको सप्लाई कर सकते हो अलग अलग करके, सेपरेट करके, तो उसे हम मिक्स सप्लाई बोलते हैं। द टैक्स रेट एप्लीकेबल टू ईच इंडिविजुअल सप्लाई डिटरमाइन द टैक्स रेट फॉर द मिक्स सप्लाई। ठीक है, तो इस तरीके के डायग्राम्स हैं जो कि आप यहाँ पर बना सकते हो। अब यहाँ पे आता है डिस्कस टैक्स लाइबिलिटी इन जीएसटी। टैक्स की लाइबिलिटी को यहाँ पे जीएसटी के अंदर डिस्कस किया गया है। सो टैक्स लाइबिलिटी इन द गुड्स एंड सर्विस जीएसटी regime refers to the amount of tax payable by a taxpayer on the taxable supplies। ठीक है, तो कैलकुलेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ आपको फॉर्मूला है जो समझ लेना है। टैक्स की लाइबिलिटी है, ठीक है, लाइबिलिटी यानी कि हमें वो चीज पे ऑफ करनी है। टैक्स लाइबिलिटी इज कैलकुलेटेड ऑन द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस सप्लाई। द टैक्सेबल वैल्यू इज सप्लाई डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द ट्रांजेक्शन वैल्यू, जो कि आपके ट्रांजेक्शन वैल्यू पे निर्भर करती है। वेयर विच इज द प्राइस पेड और पेबल ऑन द सप्लाई, जो भी आप प्राइस पे करेंगे उस पे, या फिर जो भी जिस पे आपने सप्लाई को पे किया है। स्टेप क्या है कैलकुलेट करने के, सबसे पहले आता है डिटरमाइन द टैक्सेबल वैल्यू। आपको सबसे पहले डिटरमाइन करना है, कैलकुलेशन करनी है टैक्सेबल वैल्यू की, यानी कि कैलकुलेट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस। ठीक है, गुड्स या सर्विस की टैक्सेबल वैल्यू को कैलकुलेट करना, उसके बाद एप्लीकेबल टैक्स रेट देखना कि इसके ऊपर कौन सा वाला टैक्स रेट लगेगा,
उसके बाद बात करते हैं कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी। फिर आप क्या करेंगे, कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी बाय मल्टीप्लाइंग, यानी जो आपके टैक्स की लायबिलिटी है उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे टैक्सेबल वैल्यू विद द एप्लीकेबल टैक्स रेट से। सो आपकी क्या निकल जाएगी, टैक्स लायबिलिटी निकल जाएगी। ठीक है, तो फिर से समझो, टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना है टैक्सेबल वैल्यू को एप्लीकेबल रेट से, सो दैट आप यहाँ पे क्या कर पाओगे, टैक्स लायबिलिटी निकाल पाओगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। टैक्स लायबिलिटी फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ सप्लाई, डिफरेंट टाइप ऑफ सप्लाई के लिए आपको टैक्स लायबिलिटी किस तरीके से कैलकुलेशन में आएगी। इंट्रा स्टेट सप्लाई के लिए बोथ सेंट्रल जीएसटी जो होता है, सीजीएसटी भी लगता है, एसजीएसटी भी लगता है, इतनी बात क्लियर है। यूनियन टेरिटरी में यूटी जीएसटी लिव्ड होता है। ठीक है, एंड इंट्रा स्टेट के लिए वही सारी बातें हैं, वो सब बता चुकी हूं मैं। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या होता है, इन द केसेस वेयर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इज एप्लीकेबल द रिसिप्टेंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज लायबल टू पे द टैक्स, यानी कि जो हमारा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होता है ये तब अप्लाई होता है जब आपको गुड्स या सर्विस का जो रिसीवर होता है, ठीक है, वो लायबल होता है टैक्स को पे करने के लिए। ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई एक बार समझ लो। टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब होता है द टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन व्हेन द टैक्स लायबिलिटी अराइजेस, जब आपकी टैक्स की लायबिलिटी अराइज हो जाती है तो उसे हम टाइम ऑफ सप्लाई बोलते हैं। द टाइम ऑफ सप्लाई इज डिटरमाइन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ सप्लाई, वो आपके टाइप ऑफ सप्लाई पे निर्भर करती है कि किस तरह की आप सप्लाई कर रहे हो, कौन से तरह का गुड्स है या कौन से तरह की सर्विस है। डेट ऑफ इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, जो कि आपकी इनवॉइस या पेमेंट की जो डेट जो भी अर्लियर होगी वो यहाँ पे काउंट होगी। प्लेस ऑफ सप्लाई में क्या आता था, प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन वेदर द सप्लाई इज इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट विच इन टर्न डिटरमाइन द टैक्स लायबिलिटी, यानी कि टैक्स से कोई नहीं बच सकता, टैक्स तो देना ही पड़ेगा, और ये नाम से ही क्लियर है। टाइम ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, आईटीसी क्या होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन बी क्लेम्ड ऑन टैक्स पेड ऑन इनपुट, यानी कि ये क्या है, जैसे ही हम कोई भी, फॉर एग्जाम्पल हमने कोई भी इनपुट लिया है, मतलब लाइक हमने किसी भी चीज पे काम किया है, इनपुट पे काम किया है, ठीक है, कोई भी सामान बनाया है या बना रहे हैं, सो उस सामान को बनाने के लिए हमने कुछ टैक्स पे किया, फिर जो सामान जब बन के रेडी हो गया और हमने किसी कंज्यूमर को दे दिया, तो हम उससे जो है आगे जो है जितना हमने पे किया था गवर्नमेंट को उतना हम क्लेम कर सकते हैं, तो वो आईटीसी में काउंट होता है। टैक्स की पेमेंट कैसे होती है, टैक्स पेयर कैन पे देयर टैक्स लायबिलिटी थ्रू वेरियस मोड से वो पे कर सकता है, एनईएफटी से कर सकता है, आरटीजीएस से कर सकता है, काउंटर पेमेंट से हो सकती है, ऑनलाइन पेमेंट हो सकती है। ये सब आप बना बना के बहुत अच्छे खासे डायग्राम फ्लो चार्ट बना देना, अच्छे से नंबर मिल जाएंगे। कॉन्सिक्वेंस क्या है, नॉन पेमेंट के फेलियर्स क्या है, पे द टैक्स लायबिलिटी कैन रिजल्ट इन पेनल्टीज उसके ऊपर लग जाती हैं। ठीक है, वो मैंने आपको अभी बताया। जितनी जितनी डेट्स बढ़ती जाएंगी पेनल्टीज बढ़ती जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल आप ये भी बना के लिख सकते हो कि अगर मान लीजिए किसी बिजनेस पहले बहुत अच्छा चल रहा था, बाद में नहीं चल रहा, तो वो अपने जीएसटी नंबर को क्लोज करा दे, सो दैट उसके ऊपर पेनल्टीज नहीं तो बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है, an importance of understanding tax liability, understanding tax liability is a critical for business, comply with जीएसटी लॉस, इंश्योर टाइमली एंड एक्यूरेट पेमेंट करे अपने टैक्स की, यानी कि आधी अधूरी करे या फिर करे ही ना, या फिर वो अवॉइड करे। अवॉइड पेनल्टीज एंड इंटरेस्ट, अवॉइड पेनल्टीज एंड इंटरेस्ट बाय पेइंग टैक्सेस ऑन टाइमली उसको पे करे। ऑप्टिमाइज टैक्स लायबिलिटी में आ जाता है आपकी ऑप्टिमाइज टैक्स लायबिलिटी बाय क्लेमिंग आईटीसी एंड टेकिंग एडवांटेज ऑफ जीएसटी रेट। अब आप देखो कि ये क्यों आया है आईटीसी, आईटीसी इसीलिए आया है सो दैट हम जितने भी अपने जो हमने अगर जीएसटी नंबर लिया तो हमें ये ना लगे कि हम ही सरकार को जो है पैसे दे रहे हैं या फिर टैक्स पे कर रहे हैं और हमें कुछ एडवांटेज नहीं मिल पा रहा है, इसलिए आईटीसी आया है सो दैट हमें एक एडवांटेज मिल पाए। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका बैगेज है। ये कई बार पूछा जाता है। बैगेज रेफर्स टू पर्सनल बिलोंगिंग्स टू गुड्स कैरिड बाय इंडिविजुअल टिपिकली व्हाइल ट्रैवलिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ टैक्सेशन एंड कस्टम, बैगेज इज सब्जेक्ट टू सर्टेन रेगुलेशन एग्जम्पशंस। ठीक है, तो बेसिकली बैगेज से हम क्या समझते हैं, ये पर्सनल बिलोंगिंग्स में काउंट होता है, गुड्स कैरिड बाय इंडिविजुअल, जो भी गुड्स हम कैरी करते हैं किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा जब भी वो ट्रैवल करते हैं तो उसे हम बैगेज बोलते हैं। तो बैगेज में आता है अकम्प्लिश पर्सनल इफेक्ट ऑन गुड सर्विस कैरिड बाय ट्रैवलर, जितने भी ट्रैवलर्स होते हैं उनको अपना बैगेज तो चाहिए होता है। एंड साथ ही साथ गुड्स सेंड सेपरेटली ऑफ्टन थ्रो शिपिंग और कोरियर चार्जेस। आप देखते हो कि अगर हमें सामान हम खुद नहीं जा रहे हैं, खुद ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, भेज रहे हैं, तो उससे आपको पता ही है कितने भी कोरियर सर्विस शिपिंग चार्जेस वगैरह तो लगते ही हैं। टैक्सेशन एंड कस्टम की बात करें, ड्यूटी फ्री अलाउंस भी कुछ होते हैं, ट्रैवलर आर अलाउड टू ब्रिंग अ सर्टेन वैल्यू ऑफ गुड्स एंड ड्यूटी फ्री होते हैं, उसमें बच जाते हैं, एग्जम्पशंस मिल जाती हैं। एग्जम्पशन में आता है सर्टेन गुड लाइक पर्सनल इफेक्ट हो गया, कोई चीज हमें जो पर्सनली इफेक्ट करती है तो उसमें हमें छूट मिल जाती है, मे बी एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स और ड्यूटी से हम बच जाते हैं। डिक्लेरेशन में आता है ट्रैवलर मस्ट डिक्लेयर द बैगेज एंड पे
एप्लीकेबल चार्जेस एंड ड्यूटीज। ठीक है, ड्यूटीज में आने, ड्यूटी क्या होता है? ड्यूटी रेफर्स टू अ टाइप ऑफ टैक्स, एक तरीके का टैक्स है, फी इम्पोज्ड है गुड्स का इंक्लूडिंग इम्पोर्ट, जब भी कोई सामान हम इम्पोर्ट करते हैं तो उस पर लगता है। इन द कंटेक्स ऑफ टैक्सेशन एंड कस्टम ड्यूटीज लिव्ड ऑन द गुड्स बॉट इनटू अ कंट्री और सोल्ड विद इन। टाइप ऑफ ड्यूटी दो तरह की होती है, कस्टम ड्यूटी होती है, एक एक्साइज ड्यूटी होती है। तो कस्टम ड्यूटी कब लगती है? इंपोर्टेड गुड्स पे लगती है। एंड जो एक्साइज ड्यूटी होती है वो हमारे इम्पोज ऑन गुड्स मैन्युफैक्चर, जब हम कोई गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं अपनी कंट्री के अंदर विद इन अ कंट्री, सो एक्साइज ड्यूटी लगती है। जीएसटी एंड ड्यूटी की बात करें तो जीएसटी, आपको मैंने अभी बताया कि जीएसटी ने इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं काफी सारे हटा दिए थे। नेक्स्ट आते हैं हम, व्हाट इज स्टेट कंपनसेशन मैकेनिज्म इन जीएसटी। द स्टेट कंपनसेशन मैकेनिज्म इन जीएसटी डिजाइन टू प्रोटेक्ट स्टेट, यानी कि फ्रॉम रेवेन्यू लॉसेस, यानी जो भी हमारे रेवेन्यू लॉसेस होते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो आपका इन शॉर्ट बोला जाता है स्टेट कंपनसेशन मैकेनिज्म डिजाइन किया गया है, सो दैट हमारे रेवेन्यू के जो लॉसेस है उससे हम प्रोटेक्ट हो पाए ड्यू टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, ताकि जो जीएसटी जो इम्प्लीमेंट हुआ है उसमें रेवेन्यू के कुछ लॉसेस होते हैं, वो ये इसलिए आया है। जीएसटी कंपनसेशन सेस में बताया गया, सेस इज लिव्ड ऑन लग्जरी एंड साइन गुड्स सच एज टबैको प्रोडक्ट हो गया, मोटर व्हीकल्स हो गए, जिससे हमारी जो रेवेन्यू है वो जनरेट होती है। एंड कंपनसेशन कैलकुलेशन किस तरीके से होता है? द कंपनसेशन अमाउंट इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन डिफरेंस बिटवीन a state projected revenue assuming 14% annual growth rate at actual revenue। compensation payment जो होती है वो किस तरीके से की जाती है? compensation is paid to a state every 2 months on a provisional basis, provisional basis पे होती है और ये every 2 months में की जाती है। की फीचर्स क्या है इसके? ड्यूरेशन क्या है? बेसिकली यहाँ पे कुछ बताया गया, इनिशियली जीएसटी के बारे में बताया गया है कि ये कब रोल आउट हुआ था, तो फर्स्ट जुलाई 2017 को किया गया था। एंड कंपनसेशन पीरियड क्या है? एक्सटेंड जो हुआ था टिल मार्च 2026 है। पर्पस क्या है? टू कुशन स्टेट फ्रॉम रेवेन्यू शॉक ड्यूरिंग द ट्रांजिशन इन जीएसटी। ठीक है, गुड्स कवर्ड अंडर कंपनसेशन सेज में टबैको प्रोडक्ट, अभी ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वही सारा रिपीटेड है। शेड्यूल एंड पेनल्टीज क्या होती हैं? तो शेड्यूल एंड पेनल्टीज जीएसटी में आता है, जैसे कि जीएसटी पेनल्टी वेरी डिपेंड्स अपॉन नेचर, वो भाई नेचर पे डिपेंड करता है कि कितनी कितनी पेनल्टीज लगेंगी। लेट फाइलिंग फीस क्या है? तो फीस इम्पोज फॉर डिले, यानी आपने डिले कर दिया, उस चीज को इग्नोर कर दिया, ठीक है, तो आप आगे भरोगे तो पेनल्टी तो लगेगी। इंटरेस्ट ऑन टैक्स ड्यू, अगर आपका कोई टैक्स ड्यू है तो उस पर आपका इंटरेस्ट बनेगा, इंटरेस्ट चार्ज होगा ऑन द आउटस्टैंडिंग टैक्स अमाउंट, जो कि आपका आउटस्टैंडिंग है, अभी तक आपने पे नहीं किया। पेनल्टीज जो होंगी नॉन पेमेंट की, वो उस पर लग जाती हैं, जैसे कि आपके ड्रग्स पेनल्टीज हो गई, ये सारी चीजें लगती हैं। एंड ड्रग्स हो गए आपके सब इस तरीके के, एनडीपीएस हो गया, एक्ट प्रिस्क्राइब पेनल्टी फॉर वेरियस ऑफेंस रिलेटेड टू द, जैसे आपकी पेनल्टीज इंक्लूड करती हैं। कल्टीवेशन विदाउट लाइसेंस है तो अप टू 10 ईयर, ठीक है, और फाइन अप टू 1 लाख का है। प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर है, पोसेशन सेल है, तो पेनल्टी वेरी बेस्ड ऑन क्वांटिटी, आपकी क्वांटिटी पे निर्भर करने वाली है। स्मॉल क्वांटिटी है अगर, तो आपकी जो भी फाइन होगा वो 10,000 तक का है। एंड मोर देन स्मॉल क्वांटिटी है या फिर लेस देन कमर्शियल क्वांटिटी है तो आपका जो फाइन है वो अप टू 1 लाख का है। कमर्शियल क्वांटिटी में क्या होता है, जो फाइन है वो 1 से 2 लाख रुपए तक का बनता है। एंड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कुछ दिक्कत है या ट्रांस शिपमेंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें पेनल्टीज जो हैं वो किस पे लगती है? सेम पेनल्टी लगती है जैसे प्रोडक्शन में लगती थी, मैन्युफैक्चर और पोजेशन और सेल में लगती है। तो अब हम समझ लेते हैं यहाँ पे कि मिक्स सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई क्या होती है। तो यहाँ पर बताया गया जो मिक्स सप्लाई होती है, मिक्स सप्लाई रेफर्स टू अ सप्लाई ऑफ 2 or more गुड्स और सर्विसेज दैट आर नॉट नेचुरली बंडल्ड एंड कैन बी सप्लाइड सेपरेटली। ये हमारी सप्लाई होती है सेपरेटली, और हर एक आइटम जो है हमारी मिक्स सप्लाई के अंदर वो सेपरेट ही सप्लाई होती है, और जीएसटी भी अलग अलग इंडिविजुअल आइटम पे चार्ज होता है। अब इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर आपको समझ आएगा। लेट सपोज यहाँ पर आपके यहाँ पे बास्केट पड़ी है जिसके अंदर बहुत सारे गिफ्ट्स है, लाइक फ्रूट्स हो गए, स्वीट्स हो गई, ठीक है, और चॉकलेट्स हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए चॉकलेट पे 18% जीएसटी लग रहा है, ठीक है। तो ये जो 18% जो यहाँ पे चार्जेबल है, ठीक है, तो अलग अलग इंडिविजुअल आइटम पे यहाँ पर टैक्सेस लगने वाला है, तो उसे हम बोलते हैं मिक्स सप्लाई, ठीक है। नेक्स्ट की अगर बात करूं तो वो है कंपोजिट सप्लाई। कंपोजिट का मतलब क्या होता है? अ कंपोजिट सप्लाई रेफर्स टू सप्लाई ऑफ 2 or more गुड्स। यहाँ पे भी वही सप्लाई है, 2 या 2 से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज की, बट दैट आर नेचुरली बंडल्ड। यहाँ पे बात हो रही है नेचुरली बंडल्ड की, और ऊपर क्या होती है? नेचुरली बंडल्ड नहीं है। एंड सप्लाई टुगेदर द टैक्स रेट एप्लीकेबल टू द प्रिंसिपल सप्लाई। यहाँ पर जो सप्लाई, जो टैक्स का जो रेट लगने वाला है, एप्लीकेबल होने वाला है, वो प्रिंसिपल सप्लाई पे होने वाला है,
ठीक है। डिटरमाइन द टैक्स रेट एंड टैक्स रेट फॉर द एंटायर कंपोजिट सप्लाई। तो इसको इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। अब मान लो कि यहाँ पर आपने कोई भी फोन ऑर्डर किया, ठीक है, मोबाइल ऑर्डर किया, ठीक है, एंड्रॉइड फोन पोको वगैरह का या कोई भी मोबाइल मंगाया, उसके साथ में आपको चार्जर जो है फ्री मिला। तो आपको यहाँ पे चार्जर का प्राइस नहीं बताया गया, आपका लेट सपोज फोन आया 30,000 का, ठीक है, तो 30,000 का जो आपका फोन आ रहा है तो उसके अंदर आपको चार्जर भी इंक्लूड है, फोन भी इंक्लूड है, तो अलग से नहीं बताया गया चार्जर का प्राइस कितना है। यानी कि यहाँ पर जो हमारा जो रेट लग रहा है, जो टैक्स रेट एप्लीकेबल हो रहा है वो प्रिंसिपल सप्लाई पे होता है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ आपको? नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम अपना की डिफरेंस पे। बंडलिंग लिखा हुआ है, टैक्सेशन लिखा है, वो मैंने आपको अभी समझा दिया। बंडलिंग का मतलब एक्चुअल में समझ लो, कंपोजिट सप्लाई आर नेचुरली बंडल वाइल मिक्स सप्लाई आर नॉट। ये अभी ऊपर समझा दिया। टैक्सेशन क्या है? बेसिकली कंपोजिट सप्लाई आर टैक्स आर सिंगल सप्लाई वाइल मिक्स सप्लाई आर टैक्स इंडिविजुअली। बस इतनी बात समझना है। जो कंपोजिट सप्लाई होता है उसमें सिंगल सप्लाई टैक्स टैक्सेबल होती है, और जो मिक्स सप्लाई होती है उसमें इंडिविजुअली जो है टैक्सेबल होता है। मिक्स सप्लाई और कंपोजिट का फिर वो नीचे इन्होंने अच्छा खासा एग्जांपल दिया है। ये आपके एग्जाम में डिफरेंस आए तो आप अच्छे खासा बना करके लिख सकते हो। मिक्स सप्लाई में बताया गया पैक containing a shirt and a pair of trouser sold separately can be considered a mixed supply। मिक्स सप्लाई का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो भी आपका शर्ट है या पेयर ऑफ ट्राउजर है उसको आप सेपरेटली यहाँ सोल्ड कर रहे हो, ठीक है। अनकम्पोजिट सप्लाई क्या है? अ पैक इंक्लूडिंग अ टीवी वारंटी इंस्टॉलेशन सर्विसेज कैन बी कंसिडर अ कंपोजिट सप्लाई विद इन द टीवी बिंग द प्रिंसिपल सप्लाई। यानी जो आपका प्रिंसिपल सप्लाई है उसी पे चार्जेबल होता है। जैसे फोन है तो फोन के नाम पे ही जैसे मैंने अभी ऊपर समझाया था, फोन है, मोबाइल फोन आपने मंगाया था तो वो आपका प्रिंसिपल सप्लाई हुआ। और यहाँ पे जो जैसे कि टीवी है तो टीवी क्या हो गया? यहाँ पर प्रिंसिपल सप्लाई है। टीवी के बेस पे यहाँ पर आपसे पैसे चार्ज किए जाएंगे, ना कि उसकी वारंटी या इंस्टॉलेशन सर्विसेज के नाम पे किए जाएंगे, ठीक है। तो आप सोचोगे इतनी छोटी छोटी चीजें भी हमें पढ़ाई जा रही हैं। जी हाँ, इसलिए पढ़ाई जा रही है क्योंकि आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जो भी एज अ सप्लायर अगर आप काम करेंगे आगे चल के या मैन्युफैक्चरिंग पे डील करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि जीएसटी इस तरीके से भी चार्जेबल होता है और किस पे होता है, कौन सी सप्लाई मिक्स्ड है, कौन सी कंपोजिट है, उसके हिसाब से स्लैब्स लगती हैं, ठीक है। डिफाइन ऑल जीएसटी रेट्स, ये तो वैसे मैंने आपको समझा दिए थे, बट यहाँ पे थोड़ा डिटेलिंग में दे रखी है तो वो आप समझ लो। 0% हमारी एसेंशियल आइटम लाइक फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल, ग्रेन, सर्टेन मेडिसिन हो गई, ठीक है, उस पर लगता है। एंड 2.5% जैसे कि सीजीएसटी हो गया, प्लस 2.5% एसजीएसटी, जिसे हम 5% का नाम देते हैं। 5% जीएसटी लग रहा है तो 2.5 सीजीएसटी का, 2.5% एसजीएसटी का है। जैसे फूड एंड ब्रिवेजेस हो गए, पैक्ड लेबल आइटम जैसे मिल्क, कर्ड, बटर मिल्क, छाछ वगैरह, हनी, स्पीसेस, टी, कॉफी, ड्राई फ्रूट, ये सब आते हैं। ग्रेन्स हो गया, आपकी ग्रेन्स में काफी सारे आप बना के पेपर में लिख सकते हो, व्हीट, राइस, बार्ले, ये सब आता है। ऑयल सीड्स एंड फ्रूट्स में आपका ग्राउंडनट, सोया, बीन्स, ये सब आते हैं। एंड 6% की अगर बात करें तो सीजीएसटी प्लस सीजीएसटी 6% यानी 12% है टोटल जीएसटी का चार्जेबल। पहला तो आपका 0% था, ठीक है। 5% जो था वो डिवाइड करके था आधा आधा, ठीक है, सीजीएसटी का और एसजीएसटी का। फिर आपका नेक्स्ट वाला 12% का है स्लैब, जो कि 6% सीजीएसटी का है एंड 6% एसजीएसटी का। काफी डिटेल में मैंने इसमें बनवाया हुआ है ये आपका गेस्ट पेपर, सो दैट आप इजीली इसको पढ़ सकते हो। अगर इसको बाय करना चाहते हो तो व्हाट्सएप कर सकते हो आप, ठीक है। सो 12% है जो कि आपका पैक्ड एंड लेबल आइटम जैसे सॉसेस, जैम, पिकल्स, ये सब आते हैं। तो 18% जो है वो 9% का फिर से कैटेगरी हुई है, जैसे कि आपके केमिकल्स, डाइज, ये सब कैपिटल गुड्स, मशीनरी, इक्विपमेंट। एंड लास्ट आपका आता है 28% जीएसटी, जो कि लग्जरी आइटम जैसे ज्वेलरीज हो गया, लग्जरी कार्स हो गए, परफ्यूम्स हो गए, वो आपके 14 में डिवाइडेड है, ठीक है। जीएसटी रेट फॉर सर्विस 0% है, 2.5% एंड 6% एंड 9% एंड 14%। वही जो डिवीजन वाला है, हाफ हाफ वाला, वो लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। तो 0% की अगर हम बात करें तो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, आरबीआई, सर्टेन एग्जाम सर्विसेज, ये कुछ एग्जाम्ड है सर्विसेज, जो कि 0% है, नील है। 2.5% की बात करें तो वो है अकोमोडेशन सर्विस विद इन अ टैरिफ बिलो 1000 पर डे। 6% है सर्विस लाइक ट्रांसपोर्टेशन है, फाइनेंशियल सर्विसेज है, इंश्योरेंस है, उस पर 6%। एंड जो आपकी रेस्टोरेंट की सर्विसेज है, एंटरटेनमेंट की है, उसमें 9%। एंड 14% आपकी लॉटरी है, ऑनलाइन गेमिंग, बेटिंग, ये सब में आ जाता है। अब आता है टैक्स इनवॉइस की अगर बात करें तो वो भी हम समझ लेते हैं। टैक्स इनवॉइस क्या है? टैक्स इनवॉइस एक डॉक्यूमेंट है जो इशू किया जाता है एक सप्लायर टू अ बायर, ठीक है। सप्लायर जो है वो इशू करता है बायर को कि भाई टैक्स इनवॉइस रेडी करके देता है कि इतना इतना सप्लाई मैंने सेल किया या सर्विस दी है, गुड्स दी है, कमोडिटी दी है, कंटेनिंग डिटेल ऑफ द गुड्स एंड सर्विस सप्लाइड अलोंग विद द एप्लीकेबल टैक्सेस, है ना।
क्यूरिकल डॉक्यूमेंट फॉर क्लेमिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी कि सो दैट वो इसलिए बनाता है कि आईटीसीबी वैसे क्लेम कर पाए। एंड टैक्स इनवॉइस के कुछ फीचर्स है, जैसे कि सप्लायर की डिटेल होनी जरूरी है, जैसे नेम, एड्रेस, जीएसटी नंबर ऑफ द सप्लाई, ये सब होना चाहिए। बायर की डिटेल भी मस्ट है, नेम, एड्रेस, जीएसटी अगर बायर के पास है और वो रजिस्टर्ड है तो। इनवॉइस नंबर एंड डेट होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स की किस तरीके का सामान सप्लाई हो रहा है, क्वांटिटी कितनी है, वैल्यू कितनी है, टैक्स की डिटेल, टोटल अमाउंट, ठीक है, ये सारी चीजें होनी चाहिए। टैक्स इनवॉइस के कुछ फायदे हैं, जी हाँ बिल्कुल हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी आप क्लेम कर सकते हैं। जीएसटी कंप्लायंस होता है, यानी टैक्स इनवॉइस हेल्प करता है सप्लायर को जीएसटी के रेगुलेशंस में। अपनी रिटर्न्स वगैरह फाइल करनी हो तो उसमें भी काफी मदद मिलती है, इतने इतने का सामान जो है वो बेचा है और उससे इतना फायदा मिला। रिकॉर्ड कीपिंग में आता है, टैक्स इनवॉइस सर्व एज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन बोथ सप्लायर एज बायर, काफी सारे दोनों की रिकॉर्ड कीपिंग रहती है, दोनों के पास बिल्स रहते हैं तो काफी फायदा रहता है। Requirement for a valid tax invoice issued by a registered supplier. Only registered suppliers can issue tax invoice, है ना। कुछ रिक्वायरमेंट बताई गई है वैलिड टैक्स इनवॉइस की, तो रजिस्टर्ड सप्लाई इशू करता है ये, ठीक है। एंड कंटेन रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन एंड इशू अ प्रिस्क्राइब मैनर, यानी प्रिस्क्राइब मैनर में इसको इशू किया जाता है, सो दैट एक फॉर्मेट होना चाहिए, सो दैट आगे चल के जितने भी हम रिटर्न्स भर रहे हैं, कोई दिक्कत आए या फिर कोई भी समस्या आए तो हम उस बिल को या उस डॉक्यूमेंट को निकाल लें। सीजीएसटी ऑडिट अंडर जीएसटी एक्सप्लेन द स्टेटमेंट है। सीजीएसटी ऑडिट अंडर जीएसटी में बताया गया है कि जीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑडिट इज अ एग्जामिनेशन होता है एक तरीके का ऑफ अ टैक्स पेयर, जो भी आप टैक्स पेयर है जो टैक्स को पे कर रहा है। Taxpayer records and account to ensure compliance with GST laws and regulation. The audit is conducted by CGST officer to verify the accuracy. यानी जीएसटी की रिटर्न को एक्यूरेसी उसकी चेक करना, पेमेंट कितनी हो रही है, जीएसटी के रूल्स फॉलो अप हो रहे हैं नहीं हो रहे, इसीलिए ये सीजीएसटी ऑडिट कंडक्ट किया जाता है। इसका पर्पस क्या है, जीएसटी रिटर्न्स को वेरीफाई करना, टैक्स पेमेंट को टाइमली चेक करते रहना, पेनल्टीज तो नहीं बनी, वो सब, और रूल्स रेगुलेशन को फॉलो अप किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। स्कोप क्या है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स बनते रहते हैं, जीएसटी का रिटर्न भी भरता रहता है, और हमें पहले कैटेगरी चेक करना होता है कि जीएसटी R1 भरनी है या 3B भरनी है, कौन सी वाली भरनी है, कौन सी कैटेगरी में कौन सी फिलअप होगी। टैक्स पेमेंट में आता है, वेरिफिकेशन होती है टैक्स पेमेंट की, इंक्लूडिंग पेमेंट ऑफ सीजीएसटी है, आईजीएसटी है, किस तरीके का हमने डील करा है, स्टेट से बाहर किया है, स्टेट के अंदर किया, उस हिसाब से हमने पे कितना किया है, कितनी हमने जो है पेमेंट कर दी है। इंपॉर्टेंस क्या है इस सीजीएसटी ऑडिट की, तो इसमें क्या होता है, इंश्योर कंप्लाइंस आता है, यानी कि यहाँ बताया गया सीजीएसटी ऑडिट हेल्प इंश्योर कंप्लाइंस विद जीएसटी लॉज एंड रेगुलेशन, टैक्स इवेशन को आइडेंटिफाई करता है, इंप्रूव करता है हमारे टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को, ठीक है, ये आ गया आपका। नेक्स्ट आता है आपका हाउ टू फाइंड टोटल टैक्सेबल इन जीएसटी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। हम इसको समझ लेते हैं, फॉर्मूला वगैरह समझ लो, एक क्वेश्चन भी यहाँ पे समझाया गया सो दैट आप अपने एग्जाम में कर पाओगे। टोटल टैक्सेबल वैल्यू इन जीएसटी को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ कुछ फॉर्मूला है। टोटल टैक्सेबल वैल्यू का फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ गुड्स and services. Suppose a company sell 100 unit of product at 500 per unit with a 10% discount and GST rate है 18%। तो कैसे कैलकुलेट करना है भाई, सिंपल सा है, काफी सारे बच्चे तो ऑलरेडी ये कैलकुलेशन करके आ चुके हैं, मतलब जीएसटी के क्वेश्चन किए होंगे आपने अकाउंटेंसी में, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, बस एक बार समझ लो, फॉर्मूला वगैरह भी लिख दोगे, थोड़े बहुत स्टेप भी कर दोगे तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। तो वैल्यू ऑफ गुड्स है 100 यूनिट था, इंटू 500 करना है पर यूनिट के हिसाब से, तो 50,000 की टोटल वैल्यू होगी। डिस्काउंट कितना मिलेगा, 10% का, तो 50,000 जो टोटल वैल्यू आई हो उसका 10% निकालोगे तो 5,000 ही होगा, ठीक है। तो डिस्काउंट 5,000 है, तो टोटल अमाउंट कितना था, 50,000 था, 5,000 डिस्काउंट माइनस कर दो तो कितना आ गया, 45,000 आ गया। जीएसटी 18% लगेगा, यानी कि जो वैल्यू आई है डिस्काउंट करने के बाद उसके बाद ही जीएसटी लगता है, तो 45,000 पे जीएसटी 18% लगा तो वैल्यू आती है 8100 की, ठीक है। तो 8100 आया तो टोटल अमाउंट में वो चीज ऐड हो जाएगी, क्योंकि जीएसटी लग रहा है और वो पे भी करना है तो जुड़ जाएगा। तो यानी कि डिस्काउंट करने के बाद जो वैल्यू थी 45,000 प्लस आपका जीएसटी का अमाउंट जो है 8100 का, टोटल वैल्यू बनती है 53,100, ठीक है। तो इसी तरीके से था आपका यहाँ पर समझाया गया। इन दिस एग्जाम्पल द टोटल टैक्सेबल वैल्यू जो बनती है वो 45 थी, ठीक है, और वही यहाँ पर इन्होंने नीचे एक्सप्लेन करके समझा रखी है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हाउ टू फाइंड आईटीसी इन जीएसटी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल्स, ये भी हम समझ लेते हैं, ठीक है। फॉर्मूला एक बार इसका देखना चाहेंगे हम लोग जीएसटी आईटीसी का। आईटीसी अभी मैंने समझाया, काफी डिटेल में समझाया इसको, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं पहले हम लोग। यहाँ पे आईटीसी में आता है जीएसटी पेड ऑन इनपुट, जो भी आपने जीएसटी पे किया इनपुट पे वही आईटीसी का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक बार समझ लेते हैं। सपोज अ कंपनी परचेज रॉ मटेरियल, एक कंपनी ने कच्चा माल खरीदा 1 लाख रुपए का और जीएसटी रेट था 18%, तो किस तरीके से कैलकुलेशन होगी वो आप एक बार समझो। जीएसटी पेड ऑन इनपुट, अभी बताया कि इनपुट पे जीएसटी पेड होता है, तो 1 लाख यानी कि
1 लाख क्या था, रॉ मटेरियल कच्चा माल जब खरीदा तो जीएसटी भरना पड़ेगा। तो 1 लाख का 18% कितना हो गया, 18,000 हो गया। तो यानी आईटीसी कितना हुआ, 18,000 जीएसटी पेड ऑन इनपुट। हमने जो जीएसटी पे किया था वो इनपुट पे ही किया था। द कंपनी कैन क्लेम, अब कंपनी क्लेम कर सकती है 18,000 एज आईटीसी विच कैन बी यूज टू ऑफसेट जीएसटी लाइबिलिटी ऑन आउटपुट सप्लाई। यानी आगे जो हम सप्लाई वगैरह करेंगे उस सामान को, ये तो कच्चा माल है ना, ये चीज मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाई कि कच्चा माल था। जब हमने सामान कोई भी प्रोडक्ट बनाना है तो हमें तो उस टाइम पे जीएसटी पे करना पड़ेगा, ठीक है। फिर हम नोट कर लेंगे कि हमने इतना इनपुट पे जो है टैक्स पे किया था, हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, और जब हम उसका प्रोडक्ट बना के रेडी कर देंगे तो हम अपने जो कंज्यूमर है, जो भी हमारा बायर होगा खरीदने वाला, उससे हम ये क्लेम करेंगे, ठीक है। इतना समझ आया आपको। कंडीशन जो है क्लेमिंग ऑफ आईटीसी की, वो बिजनेस पर्पस है, इनपुट मस्ट बी यूज फॉर बिजनेस पर्पसेस, है ना। जीएसटी पेड हो गया, इनपुट पे ही पेड होता है। वैलिड टैक्स इनवॉइस है, वैलिड टैक्स इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू क्लेम आईटीसी, ठीक है। इतना समझ आया आपको, इससे कैश फ्लो भी इंप्रूव होता है। नेक्स्ट आता है हाउ टू फाइंड एग्रीगेट टर्नओवर इन जीएसटी, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। यानी कि एग्रीगेट यानी टोटल टर्नओवर जीएसटी का अगर हमें फाइंड करना है तो हम कैसे करेंगे, फॉर्मूला है, फटाफट देख लेते हैं। एग्रीगेट टर्नओवर इन जीएसटी की अगर हम बात करें तो एग्रीगेट मतलब टोटल टर्नओवर निकालना है, टोटल वैल्यू ऑफ द टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम सप्लाई, जो एग्जाम सप्लाई है उनको आपको हटा देना है जिसमें आपको छूट मिली हुई है। एन एक्सपोर्ट मेड बाय अ बिजनेस ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन एलिजिबिलिटी फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ठीक है। जो भी स्कीम वगैरह अदर बेनिफिट्स है वो सब हम जोड़ जाड़ के एक फॉर्मूला तैयार करा है जो कि आपके सामने है। एग्रीगेट टर्नओवर का फॉर्मूला है टैक्सेबल सप्लाई प्लस एग्जाम सप्लाई प्लस एक्सपोर्ट प्लस इंटरस्टेट सप्लाई। मतलब अगर आपको ये वाली कहानी ऊपर वाली जो मैंने अभी समझाई वो नहीं समझ आई तो यही फॉर्मूला रट्टा मार लो और इसी को अपनी भाषा में बना के लिख देना। यानी कि एग्रीगेट टोटल टर्नओवर अगर निकालना है तो टैक्सेबल सप्लाई, जितनी भी सप्लाई पे टैक्सेबल सप्लाई थी वो लेनी है, जितनी छूट मिली उसको जोड़ दो, प्लस एक्सपोर्ट कितना गया वो जोड़ दो, इंटरस्टेट सप्लाई को भी जोड़ दो, ठीक है। अब एक एग्जांपल से समझते हैं तो अच्छे से समझ आएगा। सपोज अ कंपनी हैज अ फॉलोइंग टर्नओवर डिटेल, एक कंपनी की ना कुछ टर्नओवर की डिटेल है, जैसे टैक्सेबल सप्लाई 50 लाख था, एग्जाम सप्लाई 10 लाख थी, एक्सपोर्ट 20 लाख का था, इंटरस्टेट सप्लाई उसकी 30 लाख की है, ठीक है। तो एग्रीगेट टर्नओवर यहाँ पे बात कर रहा है 50 लाख, वही सारी चीजों को जोड़ के 1 लाख 10 सॉरी आपका यहाँ पे टोटल बैठ रहा है 50 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 30 यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे 110 लाख हो गया टोटल। और उसके बाद आता है आपका इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, एग्रीगेट टर्नओवर की क्या फायदा है इसका, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन, है ना। तो बिजनेसेस विद द एग्रीगेट टर्नओवर अबव 40 लाख, अगर किसी की एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा है, यानी 20 लाख तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट के लिए है, तो उसको जीएसटी में रजिस्टर होना कंपल्सन है। कंपोजिशन स्कीम में आता है बिजनेसेस विद एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़, ठीक है। जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है, ठीक है, तो वो कंपोजिशन स्कीम के अंदर आएंगे। और 75 लाख जो है वो स्पेशल कैटेगरी के लिए है, वो एलिजिबल हो जाते हैं कंपोजिशन सप्लाई स्कीम के लिए। एन एग्रीगेट टर्नओवर को कैलकुलेट करने के लिए बिजनेसेस कैन डिटरमाइन द जीएसटी रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट एलिजिबिलिटी फॉर वेरियस बेनिफिट्स। अब ये कुछ बेनिफिट्स मिल जाते हैं, वो आपको ज्यादा नहीं अभी समझना है, काफी डिटेल में, वैसे ये सब्जेक्ट काफी डिटेल में है लेकिन मैं अभी आपको शॉर्ट शॉर्ट में ही करा रही हूँ सो दैट आपका पेपर है और बहुत सारे बच्चे जो जॉब वगैरह करते हैं वो अपना थोड़ा थोड़ा पढ़ के बना के लिख कर आ जाना। एक्सप्लेन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सप्लेन हाउ टू कैलकुलेट असेसेबल वैल्यू इन जीएसटी विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल। तो असेसेबल वैल्यू क्या है, बेसिकली इसको हम ट्रांजेक्शन वैल्यू भी बोलते हैं, अनदर नेम है असेसेबल वैल्यू का। ये एक्चुअल में क्या है, इज द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यूज टू कैलकुलेट जीएसटी लाइबिलिटी। अगर आपको जीएसटी लाइबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए यूज करने के लिए इस वैल्यू को कंसीडर किया जाता है, ठीक है। इट इज टिपिकली द प्राइस पेड और पेबल बाय सप्लाई, कि आपने कितना प्राइस पे किया या फिर सप्लाई करते वक्त कितनी पेमेंट आपने करी है। इसको आप एक एग्जांपल से समझो सो दैट आपको अच्छे से समझ आएगा। सपोज अ कंपनी सेल अ प्रोडक्ट, एक कंपनी ने अपना प्रोडक्ट बेचा 10,000 रुपए का और डिस्काउंट कितना हुआ 1,000 का दे रहा है, तो असेसेबल वैल्यू कैसे निकलेगी। अभी मैंने आपको बताया कि असेसेबल वैल्यू को एक और नाम से जानते हैं, ट्रांजेक्शन वैल्यू भी बोलते हैं। अगर पेपर में ट्रांजेक्शन वैल्यू लिखा है या असेसेबल वैल्यू लिखा है तो बात एक ही है। तो अभी आपको इतना समझना है, यहाँ पर क्या समझना है वो आप एक बार समझो। असेसेबल वैल्यू जो है 10,000 है, जिसमें से डिस्काउंट हुआ 1,000 का तो 9,000 हो गई, यानी कि डिस्काउंट की वैल्यू माइनस हो गई। तो जीएसटी रेट 18% था, जीएसटी 18%, 9,000 का 18% निकालेंगे तो 1620 आ जाएगा, ठीक है। 1620 आ गया, ठीक है। और उसके बाद आते हैं असेसेबल वैल्यू के कुछ इंपॉर्टेंस पे। तो जीएसटी का कैलकुलेशन है, टैक्स बेस है, ये आप हर किसी में कॉमन है, आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से इसकी कैलकुलेशन थी, माइनस करके एंड जीएसटी फिर कैलकुलेट करना होता है। एक्सप्लेन द टाइप ऑफ जीएसटी, ये तो फिर से वही आ गया जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, ये सेम है। और ये बेनिफिट्स मैंने आपको समझा दिए, तो यही था।
सो ऑलमोस्ट मैंने आपको पूरा का पूरा ये जो गेस्ट पेपर था, जिसमें सिर्फ मेन-मेन था, ठीक है? वो मैंने आपको समझा दिया है और दिल से सॉरी बोलना चाहती हूँ क्योंकि टाइम सच में कम है क्योंकि मैं भी थोड़ा बिज़ी हूँ, मेरे भी थोड़े से एग्ज़ाम चल रहे हैं और मैं अब आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि अच्छे से करके आना, फ़ॉर्मूले वगैरह लिख देना, जीएसटी का अच्छे से फ्लो चार्ट वगैरह बना देना, अच्छे से पेपर करके आना, सो दैट हम लोग जो है नेक्स्ट जो आप लोग अब एमबीए, एमकॉम जो भी आप करेंगे प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना सो दैट हम उनकी वीडियोज़ टाइमली लेकर आ पाएँ क्योंकि अभी इग्नू के पेपर भी क्लैश कर रहे हैं। इग्नू के भी बहुत सारे बच्चों के सब्जेक्ट्स जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग थे उनको उनकी भी बात मानना मुझे ज़रूरी था क्योंकि उनके भी सब्जेक्ट काफ़ी पेंडिंग थे तो मुझे वो भी कवर करने पड़ रहे हैं साइड बाय साइड। सो थोड़ा-सा प्रेशर है, आप लोगों पे भी है, मेरे ऊपर भी है, सो आप चीज़ों को मैनेज करना। और जो बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि मैम आपने तो भरोसा तोड़ दिया ये और वो पता नहीं क्या-क्या कमेंट लिख रहे हो, तो यार ऐसे मत लिखा करो, इतने टाइम से मैं आपको वीडियोज़ प्रोवाइड कर रही हूँ, तो एटलीस्ट कुछ बढ़िया लिख दिया करो, ठीक है? कुछ मोटिवेशन भी लिख दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो कभी-कभी, सोच लिया करो हमारा भी भला हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा। सो आप ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर करके आना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय-बाय, थैंक यू सो मच।